Brought to you by Racing Fantasy. Download the app now. लाखों बरस पहले हमारे पुरखों ने जब पहली दफा आसमान की तरफ एक चिंतक की तरह चिताया होगा, देखा होगा, तो उसने ये देखा होगा कि कैसे आसमान रंग बदलता है और कैसे सूरज सुबह सवेरे उगता है, ताप देता है, घाम देता है, शाम को ढल जाता है। तरक्की हुई, हमने घड़ी ईजाद की, हमने वक्त को अपनी बनाई इकाइयों में मापना शुरू किया और बीते 48 घंटे में उस वक्त को हमने एड्रेनलिन रश के साथ मापा। हमने मापा जब देखा कि ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ हमारे क्वार्टर फाइनल में लड़के यानी मेंस हॉकी की टीम 2-1 से आगे हैं, लेकिन ब्रिटेन तीसरे क्वार्टर से ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और फिर तभी हार्दिक सिंह का पहली स्ट्राइक रिबाउंड होती है और फिर दूसरी स्ट्राइक पर गोल, भारत की 3-1 की बढ़त और उसके बाद हमारी धौंकनी मिनटों और सेकंडों के अंतराल पर चलने लगती है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्वार्टर फाइनल खत्म हो, चौथा क्वार्टर खत्म हो और ये खबर एक हकीकत बनकर हमारे सामने आए कि मेंस हॉकी टीम एक लंबे अरसे के बाद सेमीफाइनल में पहुंची। 1972 के बाद पहली बार पहुंची। या फिर वो तस्वीर जो आज के रोज आई जिसमें हमारे मुल्क की लड़कियां विमेंस हॉकी टीम सेलिब्रेट कर रही हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो लीग में 5 के 5 मैच बहुत खूबसूरती से जीती थी, डोमिनेट करके जीती थी, उनकी खिलाड़ी अपने घुटनों पर बैठी हैं। वो अवाक हैं क्योंकि वो 1-0 से मैच हार गई हैं भारत की विमेंस हॉकी टीम से और विमेंस हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में दखल दी। या फिर वो जिसमें पीवी सिंधु मेडल जीत रही हैं, वो तस्वीर तो है ही, पर तस्वीरें तो वो भी हैं जिसमें वो पुलेला गोपीचंद के साथ नजर आ रही हैं। एक सपना जो आज से 2 दशक पहले देखा गया था कि हिंदुस्तान से पदक विजेता खिलाड़ी निकलें और लगातार निकले। ऐसा पिछली बार कब हुआ था जब हमने एक खेल में लगातार 3 ओलंपिक में पदक जीता हो। 2012 में साइना नेहवाल जीतती हैं, 2016 में पीवी सिंधु और ये जो 2020 के ओलंपिक हैं जो 2021 में हो रहे हैं उसमें एक बार फिर पीवी सिंधु। कितने ही शानदार मोमेंट्स हैं। कमलप्रीत कौर का डिस्कस थ्रो है, हम भले ही फाइनल में 6वें नंबर पर रहे हों, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस खेल की बारीकियां देखी और समझी, मुझे उम्मीद है कि आइंदा से जब कोई लड़की डिस्कस उठाएगी तो उसका पिता या माँ उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें ये पल याद आएगा। पल सियासत में भी खूब हुए हैं। वैसे नीतीश कुमार आकर ओम प्रकाश चौटाला से मिले और लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव से। इन्हीं तस्वीरों की कहानी, इन्हीं पलों की कहानी, सियासत की कहानी, समाज की कहानी, स्पोर्ट्स की कहानी हम बांटते हैं इस लल्लन टॉप शो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। तो आपने शुरुआत सुनी तो जाहिर है कि आज हम खेलों पर बात करेंगे, लेकिन खेलों पर आज हम विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो भारत नहीं है जो टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने भर से पूरा खुश हो जाए। अभी हमारी मेंस हॉकी टीम और विमेंस हॉकी टीम को सेमीफाइनल भी जीतना है और फाइनल भी जीतना है। तो हम बात करेंगे हॉकी के स्ट्रक्चर पर, विस्तार से बात करेंगे, इन नए पोस्टर बॉय और पोस्टर गर्ल पर बात करेंगे। और किस पर बात करेंगे आज के शो में? बात करेंगे कि क्या भारत अपना बिटकॉइन जैसा कुछ लाने वाला है। हम जानते हैं कि वो जमाना बीत सा गया जब बटुए में रुपए लेकर घूमते थे। अब जमाना आ गया है जब फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके हम परचून का सामान खरीद लेते हैं। और इसी कड़ी में भारत ने एक और कदम बढ़ाया है। भारत सरकार ने आज ई-रूपी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक तरह का गिफ्ट वाउचर, लेकिन सरकार के भरोसे के साथ कि भुनाने पर काम हो ही जाएगा। और इसी के साथ भारत ने डिजिटल करेंसी की तरफ कदम बढ़ा दिया। इससे हमारे और आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत वाकई बिटकॉइन जैसी कोई क्रिप्टो करेंसी की करिश्माई हरकत करने वाला है, कुछ नया लॉन्च करने वाला है, या बात कुछ और है? इन सारे सवालों के जवाब टटोलेंगे दिन की बड़ी खबर में। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर कौन सा नया अनुमान आया है ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। वीडियो कानपुर का है। चकेरी इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनके बेटे बहू ने उनके ही घर से बाहर निकाल दिया। थाने और चौकी में चक्कर लगाकर परेशान दंपत्ति ने पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से शिकायत की तो कमिश्नर साहब खुद उन बुजुर्ग दंपत्ति को लेकर
उनके घर गए, उनका ताला खुलवाया उनके कमरे का, बेटे बहू से पूछताछ की, बुजुर्ग को आश्वासन दिया यहाँ पर पुलिस रहेगी, आप सही सलामत रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बेटे बहू हैं जिन्होंने इन बुजुर्ग के साथ ये क्रूरता की, उनके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई होगी। हम अक्सर यहाँ पर ललन टॉप शो में और शो से इतर भी ऐसे वीडियो दिखाते हैं या देखते हैं जिसमें पुलिस की सख्ती का, पुलिस की क्रूरता का, पुलिस की असंवेदनशीलता वाला चेहरा सामने आता है। लेकिन पुलिस का एक चेहरा ये भी है जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दिखाया, संवेदनशीलता वाला चेहरा। और इसी चेहरे को देखकर हमारा पुलिस फोर्स पर भरोसा न सिर्फ बचा रहता है, बल्कि ये उम्मीद भी रहती है कि यदि सेंसिटिविटी के साथ काम किया जाए, कम्युनिटी को साथ लेकर, उनके हितों को लेकर काम किया जाए और बड़े अधिकारी नज़ीर पेश करें, तो नीचे तक ये संदेश जाएगा कि आपका काम समाज की सहायता करना है, खाकी का खौफ दिखाना नहीं है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 40,134, ठीक हुए मरीजों की संख्या 36,946 और मौत का आंकड़ा 422। आप दर्शक अक्सर पूछते हैं, आप में से कुछ, कि हम टीकाकरण के आंकड़े क्यों नहीं बताते। पहली वजह तो ये कि टीकाकरण को लेकर कोई नई बात कहने को होती नहीं। आप जानते हैं दिसंबर तक टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें रोजाना 60 से 80 लाख खुराक लगाने की जरूरत है, लेकिन टीकाकरण का कार्यक्रम रोज ही इस लक्ष्य से काफी पहले हाफ जाता है। 21 जून को टीकाकरण पुनः पुरानी पद्धति से शुरू किया गया, स्लॉट बुकिंग वाली शर्त भी हटाई गई। इस दिन रिकॉर्ड भी बना, लेकिन टीकाकरण को लेकर उत्साह अगले दिन से ही फुस हो गया। कोविन वेबसाइट के डैशबोर्ड पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीकाकरण की जानकारी अपडेट करता है। सरकार द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि 21 जून वाले हफ्ते में 4 करोड़ 12 लाख खुराक लगाई गई। 80 लाख प्रतिदिन का लक्ष्य ध्यान में रखें और ये मान लिया जाए कि हफ्ते में 6 दिन टीकाकरण हो सकता है, तो 4 करोड़ 80 लाख टीके प्रति हफ्ते लगने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टीकाकरण का सबसे बढ़िया प्रदर्शन भी तय लक्ष्य से 68 लाख खुराक पीछे रहा। फिर यह भी नहीं हुआ कि हम उस प्रदर्शन को आगे आने वाले हफ्तों में बरकरार रख पाते। 21 जून वाले हफ्ते के बाद लगातार 3 हफ्ते तक टीकाकरण सुस्त होता रहा। बीते 2 हफ्तों से इसमें आंशिक सुधार हुआ है, लेकिन 5 हफ्तों के बाद भी हम अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए। कोविन के डैशबोर्ड पर आपको ये नहीं मालूम चलता कि टीका कितने लोगों को लगा है, वहां सिर्फ खुराक की संख्या बताई जाती है, और खुराक की संख्या भी ऐसे बताई गई कि टीकाकरण कार्यक्रम का आकार जितना है उससे बड़ा लगे। कैसे, हम बताते हैं। कोविन वेबसाइट पर 2 अगस्त की दोपहर 3:30 बजे दर्ज जानकारी के मुताबिक कुल खुराक लगी हैं 47 करोड़ 4,43,987। अब ये तो कुल खुराक हो गई। डोज 1 लगी 36 करोड़ 69,71,313 को और डोज 2 लगी 10 करोड़ 34,84,674 को। अब जाहिर है कि जिन्हें दूसरी खुराक लगी है उन्हें पहली भी लगी होगी, तो अब कुल टीकाकरण में से 20 करोड़ 72 लाख खुराकें कम कर दीजिए, बचेंगी 26 करोड़ 32 लाख खुराकें। इसका मतलब हमारे देश में 10 करोड़ 35 लाख के करीब लोगों का ही टीकाकरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 26 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों को एक खुराक मिल चुकी है। सरकार उन्हें भी पहली डोज के खाते में दिखाती है जिन्हें दूसरी डोज मिली है। तकनीकी रूप से कोई समस्या नहीं है, कोई हेरफेर भी नहीं हुआ, लेकिन बिना गणित आप टीकाकरण की असली प्रोसेस को समझ नहीं पाते। भारत में बिना पंजीकरण टीकाकरण नहीं हो रहा। जो खुद फोन पर रजिस्टर नहीं कर सकते उनका पंजीकरण टीकाकरण केंद्र पर किया जाता है। तो सरकार आसानी से बता सकती है कि टीकाकरण कितने लोगों तक पहुंचा, उनमें से कितनों को पहली खुराक मिली, कितनों को दोनों। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? क्या इसलिए कि डोज बताने से संख्या बड़ी दिखती है? जो छिपाया नहीं जा रहा उसे भी इस तरह बताया जा रहा है कि वो सच से कुछ दूर लगे। हम बार बार इस बात को रेखांकित करते रहे हैं, महामारी आंकड़ेबाजी से काबू आने वाली चीज नहीं है। सरकारें जितनी जल्दी से समझ लें अच्छा है। वैसे ये राहत की बात है कि भारत में फिलहाल टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2.81% पर है। माने 100 लोगों की जांच करने पर 3 लोग भी पॉजिटिव नहीं मिल रहे। टेस्ट पॉजिटिव रेट जब 5% पहुंच जाए तो इसे चिंताजनक माना जाता है। लेकिन राहत की इसी खबर के साथ नत्थी होकर आई है एक चेतावनी। IIT हैदराबाद के मुथुकुमल्ली विद्यासागर और IIT कानपुर के मणिंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में हुई एक रिसर्च का दावा है कि तीसरी लहर
अक्टूबर के महीने में अपने चरम पर पहुंच सकती है। इन्हीं रिसर्चर्स ने दूसरी लहर की सटीक भविष्यवाणी की थी। इस रिसर्च को लेकर ब्लूमबर्ग ने एक लेख छापा। इसमें बताया गया कि संक्रमण की रफ्तार इसी महीने से बढ़ सकती है, लेकिन ये तीसरी लहर दूसरी लहर से छोटी होगी और इसके चरम पर 1 लाख से 1.5 लाख मामले रोजाना आ सकते हैं। इन एक्सपर्ट्स ने केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की और धीमे टीकाकरण को लेकर भी चिंता जाहिर की। दूसरी सुर्खी, इसका संबंध भी महामारी से है, लेकिन हम इसमें दूसरी लहर की विभीषिका को पीछे छोड़ आगे बढ़ती जिंदगी की बात करेंगे। आज से पंजाब में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल शुरू हो गए। जो माता पिता बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं उन्हें इस बाबत एक लिखित सहमति पत्र देना होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश ने भी कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। ये 16 अगस्त से लागू होगा। सूबे में कॉलेज 1 सितंबर से शुरू होंगे। पंजाब और यूपी की ही तरह दूसरे राज्यों में भी अब स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं या उन्हें खोलने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। इसी तरह अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटने के शुरुआती संकेत दे रही है। जून महीने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के आंकड़े जारी हो गए। सरकार को कुल 1,16,393 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हुआ। ये पिछले साल के जून से तकरीबन 33% ज्यादा है और इस साल की मई से 25.4% ज्यादा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का असर अब कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर के बावजूद जीएसटी कलेक्शन आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि देश तीसरी लहर का सामना कैसे करता है और कहीं फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति तो नहीं बनती। तीसरी सुर्खी का संबंध है संसद से। सत्र में तो संसद है लेकिन चल नहीं पा रही। दिन भर दोनों सदनों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए कार्रवाई शुरू होती है और फिर तुरंत स्थगन की खबर आ जाती है। पेगासस मामले को लेकर भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार की शिकायत है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, गंभीर चर्चा से भाग रहा है और विपक्ष सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के पुराने बयानों की क्लिप चलवाकर कह रहा है कि भैया ये आइडिया तो हमको आपसे ही मिला। विपक्ष की शिकायत है कि उसके प्रतिरोध को संसद की कार्रवाई में जगह नहीं मिल रही। अब राहुल गांधी दूसरे विपक्षी दलों के साथ संसद भवन से बाहर समानांतर सत्र चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए राहुल ने 3 अगस्त की सुबह अपने घर पर विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। वैसे संसद का जिक्र चल रहा है तो सियासत की एक और खबर जान लीजिए। विपक्षी एकता की खुसर पुसर के बीच एक सुर्खी बनी बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात पर। नीतीश कुमार अपने साथ बैठक में केसी त्यागी को भी ले गए। अब मीटिंग हुई, तस्वीरें आई और बाद में नीतीश कुमार आए तो प्रेस वालों ने पूछा मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तो नीतीश कुमार ने बात घुमा दी। चौटाला जी का तो आप जानते ही है, पुराना रिश्ता है हम लोगों का। वो जब अब बाहर आ चुके हैं तो उनके बारे में मालूम हुआ तो बातचीत हुई और आज उनसे हम मिलने गए उनको बधाई देने के लिए। और पहले तो आप जानते ही हम लोगों का बराबर मुलाकात होना ये सब चीज रहता था, तो जो उनका घर है वहीं पर जाकर के आज उनसे मुलाकात हुई। नेता जब ये कहें कि वो बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के मिले तो समझ जाना चाहिए जरूर कोई राजनीतिक एजेंडा है। खैर, नीतीश के उस बयान ने भी हलचल पैदा की जिसमें उन्होंने कहा कि इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो पेगासस के मामले की जांच होनी ही चाहिए। वैसे ऐसी ही एक मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो और वयोवृद्ध सपा नेता मुलायम सिंह के बीच भी हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सपा नेता मुलायम सिंह। दिल्ली में हुई इस बैठक में मुलायम के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इन चारों नेताओं की बैठकों ने विपक्षी एकता वाले कीवर्ड को फिर से चर्चा में ला दिया। वैसे लोगों को 80 के दशक का उत्तरार्ध, आखिरी 2 बरस और 90 के दशक का पूर्वार्ध भी याद आने लगा जब इनमें से 3 नेता 3 राज्यों की सियासत में शीर्ष पर थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा, लालू प्रसाद यादव बिहार और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश, जबकि नीतीश कुमार नंबर 2 के टैग को हटाकर जनता दल की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। खैर, ये सब अटकलबाजियां हैं, कहां तक जाएंगी आपको खबर मिलती ही रहेगी। चौथी सुर्खी, इसका संबंध है असम मिजोरम सीमा विवाद से। भारी तनाव और ट्विटर पर 2 मुख्यमंत्रियों के सार्वजनिक रूप से झगड़ने के बीच 26 जुलाई को सीमा विवाद में गोली चली और असम पुलिस के 5 जवानों की मृत्यु हुई। इसके बाद असम और मिजोरम में संबंध और खराब हुए। असम ने घोषणा की कि मिजोरम से आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जाएगी और असम के लोगों को मिजोरम न जाने की सलाह दी। असम ने अपने यहाँ हुई एक एफआईआर में मिजोरम पुलिस के अलावा मिजोरम से राज्यसभा सांसद के वन लालवेना का नाम लिख दिया। फिर मिजोरम ने अपने यहाँ की एफआईआर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिख दिया। अब भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में दोनों राज्यों की पुलिस डटी हुई है।
आखिरकार दो देशों के प्रधानमंत्रियों की तरह झगड़ रहे मुख्यमंत्रियों को 1 अगस्त के रोज गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया। अब स्थिति कुछ बेहतर है। हेमंत बिस्वा शर्मा और जो मथंगा दोनों ने अपने सुर नरम किए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आदेश दिया कि असम पुलिस FIR से के वनलाल वेना का यानी राज्यसभा सांसद का नाम हटाए। असम ने सीमा विवाद को लेकर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से भी बात शुरू कर दी है। नागालैंड सीमा पर एक MOU के साइन होने के बाद दोनों सूबों ने अपनी पुलिस को भी सीमा से वापस बुला लिया है। लेकिन सब कुछ सामान्य हो गया हो ऐसा भी नहीं। मिजोरम के लोगों की शिकायत है कि वाहनों की चेकिंग के नाम पर असम ने मिजोरम पर अघोषित चक्का जाम लाद दिया है। मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री R लाल थांगलियाना ने 1 अगस्त को कहा कि असम की तरफ से मेडिकल सप्लाई मिजोरम नहीं आने दी जा रही। उधर केंद्र इस मामले को जल्द से जल्द शांत कराना चाहता है। समाचार एजेंसी PTI ने सूत्रों के आधार पर दावा किया है कि 26 जुलाई की घटना को लेकर जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र सैटेलाइट इमेजिंग से राज्यों के बीच सीमा को चिन्हित करने की योजना भी बना रहा है। इस काम के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की मदद ली जाएगी। वैसे यह भी साफ नहीं कि सैटेलाइट इमेजिंग से विवाद हल कैसे होगा, क्योंकि मुद्दा सीमांकन का उतना नहीं है जितना सीमा को लेकर असहमति का। आखिरी सुर्खी खेलों के महाकुंभ उत्सव ओलंपिक से, जहां खुशियां और गम ऐसे घुले मिले रहते हैं कि ध्यान न दो तो समझ नहीं आता कि रोने वाला जीता है या जो मुस्कुरा रहा है उसे मेडल मिला है। भारत 2 ही शब्दों को गुन रहा है, हॉकी और बैडमिंटन। PR श्रीजेश, सविता पुनिया और PV सिंधु ने कमाल ही ऐसा किया। बारी बारी से बताएं तो पहले नंबर आएगा पुरुष हॉकी टीम का। इसके कप्तान हैं मनप्रीत, लेकिन इस टीम में सबसे अनुभवी और सबसे मजबूत हैं गोलकीपर PR श्रीजेश। अपने डिफेंस के प्लेयर्स पर श्रीजेश को चिल्लाते देखेंगे तो बाबूजी की डांट याद आ जाए, और गोल बचाते देखें तो शायद अम्मा याद आकर रहें। बेहद कमाल का खेल दिखाते हुए श्रीजेश और भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। हमने ब्रिटेन की टीम को 3-1 से हराया। अगला मैच होगा बेल्जियम से 3 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे। तो जो देर से उठते हैं अलार्म लगा लें। भारतीय हॉकी टीम 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। अब यहां कई लोगों को गफलत भी हो रही होगी कि जब हमने आखिरी मेडल 1980 के मॉस्को में जीता तो ये 49 साल क्यों बोला जा रहा है, 41 क्यों नहीं। इसके पीछे भी एक तथ्य है। दरअसल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में सेमीफाइनल नहीं हुए थे। कई टीमों के नाम वापस लेने के बाद 1980 के ओलंपिक में 6 ही टीमें खेली थी और फाइनल टॉप की 2 टीमों के बीच हुआ था। तो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसी चीजें नहीं हुई थी। जबकि साल 1972 में प्रॉपर स्ट्रक्चर में मैच हुआ था। भारतीय टीम तब सेमीफाइनल में पहुंची थी, जहां पाकिस्तान के हाथों 2-0 से हार गए थे। वापस लौटते हैं इस बार के ओलंपिक पर। मेंस हॉकी टीम के बढ़िया प्रदर्शन ने मेडल की उम्मीद दी तो PV सिंधु ने चीन की ही बिंगजियाओ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। सेमीफाइनल में ताई जू यिंग से हारी सिंधु ने बिंगजियाओ को कोई मौका ही नहीं दिया और फटाफट सीधे 2 सेट में पूरी तरह से गेम को डोमिनेट करते हुए मैच जीता। इसके साथ ही वो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। साथ ही उन्होंने 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल पहले से जीत रखे हैं। यानी आज इस मंच से कोई भी कह सकता है, मैं भी कहूंगा, PV सिंधु भारत की महानतम बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इस जीत की एक बात और है, हर अर्जुन के जिक्र के साथ द्रोण का और कृष्ण का जिक्र जरूर आना चाहिए। PV सिंधु की इस कामयाबी का जब जिक्र होगा तो पुलेला गोपीचंद का नाम आएगा, उनके शुरुआती कोच, उनकी बुनियाद विकसित करने वाले। हालांकि एक तथ्य और सत्य ये भी है कि सिंधु इस दफा जब ओलंपिक की तैयारी कर रही थी तो पुलेला गोपीचंद उनके कोच नहीं थे। बरसों से इंडियन बैडमिंटन का चेहरा रहे गोपीचंद अक्टूबर 2020 के बाद से सिंधु के कोच नहीं थे। सिंधु ने एक विवाद हुआ गोपीचंद के साथ, उसके बाद नेशनल कैंप बीच में छोड़ दिया, विदेश चली गई। तब उनके पिता का बयान भी आया था कि हमको ऐसा लगता है कि जो गोपीचंद हैं वो सिंधु पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरह की बात साइना नेहवाल ने भी पहले कही थी। लेकिन हम उस विवाद में नहीं जाएंगे आज। ये विवाद पर बात करने का ना तो मंच है ना समय है। अभी बात PV सिंधु पर होगी। उन्होंने साउथ कोरिया की किम जी ह्यून के अंडर में ट्रेनिंग करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड जीता। इस जीत के बाद ह्यून को इस्तीफा दिया उन्होंने और उसके बाद सिंधु को उनके मौजूदा कोच पार्क ते सांग मिले और सिंधु ने उनके साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन यहाँ पर यह बात हम जरूर कहेंगे कि पुलेला गोपीचंद के प्रयासों से ही भारत में बैडमिंटन के प्रति चाव और बैडमिंटन की ट्रेनिंग के प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की चाह बढ़ी है। तीसरी खुशखबरी की तरफ चलते हैं जो हमें दी है रानी रामपाल की कप्तानी वाली विमेंस हॉकी टीम ने।
मैच का इकलौता गोल भले ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए गुरजीत कौर ने किया, लेकिन यहां पर भी हीरो निश्चित तौर पर गोलकीपर सविता पूनिया रही। सविता ने 3 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया को एक भी गोल करने नहीं दिया और कई बार तो मामला बहुत करीबी था। डी में इतनी उथल पुथल कि सांसें तेज हो जाए। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 7-8 पेनल्टी कॉर्नर पर गेंद को गोल में नहीं पहुंचा पाई। सविता ने डिफेंडर्स के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के हर हमले को नाकाम किया और महिला हॉकी टीम को इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचाकर दम लिया। मेंस और वीमेंस हॉकी टीम को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और एक जिक्र और, डिस्कस थ्रो में कंवलप्रीत कौर फाइनल में पहुंचने में सफल रही, लेकिन फाइनल में उनके 2 प्रयास टेक्निकल ग्लिच की वजह से असफल रहे और वो कुल जमा 8 खिलाड़ियों में 6वें नंबर पर रही, यानी पदक नहीं मिला। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि डिस्कस थ्रो को करोड़ों भारतीय एकटक स्क्रीन पर देख रहे थे। अपने देश की एक लड़की जिसके पास जब ट्रेनिंग की सुविधाएं नहीं थी, कभी पैंडेमिक कभी किसी दूसरी वजह से, तो वो डबल बेड को लिफ्ट करती थी। वो घर में उपलब्ध चीज़ों के दम पर अपने शारीरिक दमखम को मजबूत कर रही थी और इन हौसलों के साथ वो लड़की फाइनल तक पहुंची। ये नज़ीर है हमारे लिए। यहाँ पर मैं बेटियों को लेकर कोई आपको भाषण नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये उत्साह ओलंपिक के बीतने के साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिन कानों तक ये बात पहुँचे और जमे, वो ये याद रखें कि अगर आप अपनी लड़कियों को सारी गिवन जो बाउंड्रीज़ हैं उनको तोड़ने का हौसला देते हैं, तो किसी रोज़ आप भी एक लड़की के पिता के तौर पर मुस्कुराने का सपना देख सकते हैं। बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। इतिहास को हम हिस्सों में बांटकर देखते हैं। शासकों के आधार पर हमने मुगलों का दौर, अंग्रेज़ों का दौर या उससे भी पहले की बात करें तो कभी मौर्यों का वंश, कभी गुप्त काल या दूसरे काल, इन सबको याद किया। सबसे आखिरी दौर आता है अंग्रेज़ों के दौर के बाद आज़ाद भारत का दौर। इस तरह से खांचे बने हैं। इनमें से आज़ाद भारत के इतिहास को बांटने का एक आधार बैंकिंग हो सकता है। एक वो दौर था जब कुछ ही बैंक थे, कुछ ही शाखाएं होती थी। बैंक में लंबी कतार, बैंक जाना सरदर्दी का काम हो और खाता खुलवाना या पैसे निकालना भी अपने आप में महारत। लेकिन फिर एटीएम शुरू हुए, कार्ड दिखाने से मशीनें पैसे देने लगीं। फिर मोबाइल बैंकिंग का दौर आया और आगे वो दौर आने वाला है जब एटीएम, क्रेडिट कार्ड या नकदी पैसे की ज़रूरत ही शायद ख़त्म हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन। और जब हम इस तरह की करेंसी की बात करते हैं तो याद आती है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का पिछले कुछ सालों में खूब हल्ला रहा। आपको भी किसी यार दोस्त ने बताया होगा, यार क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाओ, अच्छा रिटर्न आएगा। तो देश का एक बड़ा हिस्सा भी समझ ही रहा था कि क्रिप्टो करेंसी का झमेला क्या है। और इसी बीच हमारी सरकार, हमारा आरबीआई क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी में भी है। थोड़ी छूट लेकर कहें अगर बहुत ही सपाट बयानी में, तो क्या आरबीआई अपना बिटकॉइन लाने की तैयारी में भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी? आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करता है तो वो कहलाती है सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपने सुना होगा कि आरबीआई ने मार्च 2018 में बैंकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन हटा दिया था। तो अब जब आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ थी तो अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर क्यों आ रही है, या डिजिटल करेंसी क्यों शुरू हो रही है? और डिजिटल करेंसी शुरू होगी तो फिर उनका क्या होगा जो क्रिप्टो करेंसी में पहले से खरीद बेच रहे हैं? और इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में? इन सारे पहलुओं पर आज के शो में बात करेंगे। डिजिटल करेंसी की बात आज हमने इसलिए छेड़ी क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज ई रूपी को लॉन्च किया, जो डिजिटल करेंसी जैसा ही माना जा रहा है। तो पहले ई रूपी को ही समझ लेते हैं। हमारे यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक बयान का खूब जिक्र होता है जो उन्होंने 1985 के साल में ओडिशा के कालाहांडी में दिया था कि अगर दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों के पास सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, बाकी के 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तो सरकारी सिस्टम में ये चैलेंज हमेशा रहा कि जिस आदमी पर पैसा खर्च किया जा रहा है पूरा लाभ उसी को मिले। ये बीच की चीज़त कम करने के लिए सरकार डीबीटी स्कीम लेकर आती है। डीबीटी आप जानते ही हैं, सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा भेजने की योजना। अब सरकार अकाउंट में पैसा तो भेज देती है, लेकिन क्या उस पैसे का इस्तेमाल उस काम के लिए हुआ जिसके लिए पैसा भेजा गया था, ये कैसे तय हो? इसके लिए सरकार डीबीटी वाली योजनाओं में पहले से कई नियम शर्तें चला रही है। जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी तभी मिलती है जब सिलेंडर खरीदा जाए,
लेकिन अब सरकार डीबीटी से भी एक कदम आगे जा रही है। ऐसा तरीका ला रही है कि जिसमें ना बैंक अकाउंट की जरूरत पड़े, न कोई पैसे का लेन देन हो, और लाभार्थी तक जो फायदा पहुंचाना हो वो भी पहुंच जाए। सरकार को जिसे भी किसी योजना का लाभ देना हो, उसके मोबाइल पर एक कोड या कूपन भेज दे। वो कूपन वही आदमी इस्तेमाल कर सके जिसे भेजा गया है, और उसी काम के लिए इस्तेमाल कर सके जिसके लिए कूपन दिया गया है। यही काम होगा ई रूपी के तहत। बेहतर तरीके से समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार वैक्सीन लगवाने के लिए गरीबों को पैसा देना चाहती है, मान लीजिए। उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि डीबीटी से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाए, पर एक दिक्कत है, कई लोगों के बैंक अकाउंट ही ना हो। मान लीजिए यहाँ सरकार ई रूपी का इस्तेमाल करती है, जिसे वैक्सीन लगवाने का लाभ देना है, उसके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड भेज दिया। क्यूआर कोड आप जानते ही होंगे, चौकोर बॉक्स में भूल भुलैया जैसी उल्टी सीधी लाइनें बनकर आती हैं, जो डिजिटल पेमेंट के टाइम स्कैन की जाती हैं। तो अब ये इस तरह से कोडेड होगा कि सिर्फ वैक्सीन के लिए ही इस्तेमाल हो, और उसी आदमी के लिए इस्तेमाल हो जिसके फ़ोन पर ये आया हो। वैक्सीन के लिए लाभार्थी के मोबाइल पर क्यूआर कोड भेजा जाएगा, फिर लाभार्थी टीकाकरण केंद्र जाकर क्यूआर कोड दिखाएगा। वैक्सीन लगाने वाले क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जिसके बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी बताने पर वैक्सीन का पेमेंट सीधे टीका लगाने वाले अस्पताल के पास चला जाएगा, और जिसने ये क्यूआर कोड जारी किया उसके पास भी संदेश कि इसका इस्तेमाल हो चुका है। हमने वैक्सीन का उदाहरण दिया, इसकी जगह कोई और योजना हो सकती है, और ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिहाज से तैयार किया गया हो। सरकारी या प्राइवेट कोई भी संस्था इस योजना से लेन देन कर सकती है। अब इसके कुछ तकनीकी पहलू समझ लेते हैं। इसे तैयार किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने। एनपीसीआई को आरबीआई ने बैंकों के साथ मिलकर 2008 में शुरू किया था, जो बैंकों के बीच इंस्टेंट पेमेंट को मैनेज करती हैं। इसी ने भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को तैयार किया है। ई रूपी को भी एनपीसीआई ने ही बनाया है। बात आती है कि ई रूपी जारी कैसे होगा। अगर आपको लगे भैया हमको भी लेना है, ई रूपी का कुछ बैंकों के साथ टाई अप है। अगर सरकारी विभाग या प्राइवेट कंपनी को ई रूपी वाउचर जारी करने हैं तो उसे इन बैंकों से संपर्क करना होगा। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। कुछ बैंक ई रूपी वाउचर जारी करेंगे तो कुछ वाउचर के बदले कैश भी देंगे, और इस तरह से ई रूपी एक प्रीपेड वाउचर भी हो सकता है। ई रूपी को इस्तेमाल पर अभी सरकार स्वास्थ्य को लेकर चल रही योजनाओं में इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी, जैसे टीबी इलाज के कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना जैसी स्कीम। आज योजना लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। इस योजना के पॉजिटिव और नेगेटिव असर समझने के लिए हमने इस विषय के जानकारों से भी बात की। खासतौर से इसे इसलिए डेवलप किया गया, जितनी जानकारी में मिल रही है कि जो बेनिफिशियरीज को पेमेंट किए जाते हैं, खासतौर से छोटे बेनिफिशियरीज को छोटी राशि के पेमेंट किए जाते हैं, 100, 200, 400, 500, 600 रुपए, 700 रुपए के पेमेंट, जिसके लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल भी करना कई बार आसान नहीं होता है। वो पेमेंट करने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल
किया जा रहा है, ई रूपी का को तैयार किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसलिए इसको कर रही है क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री इसके जरिए कुछ स्कीमें आगे आने वाले समय में चलाने की कोशिश करेगी। इसे भारत का जो पेमेंट डिपॉजिटरी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, उसने तैयार किया है। ये पूरी तरह मोबाइल से बैंकिंग की व्यवस्था पर आधारित रहेगा और इसके पीछे बैंकर्स होंगे और सर्विस प्रोवाइडर होंगे। जिस सर्विस प्रोवाइडर को इस ई रूपी सेवा का इस्तेमाल करना होगा और इसके जरिए अपने बेनिफिशियरीज को, अपने ग्राहकों को, अपने कर्मचारियों को पेमेंट करना होगा, उन्हें एक बैंक से अलायंस करना होगा। वो बैंक उन्हें ये इस सर्विस की ये सर्विस और ई रूपी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या ई रूपी को शुरू करना सरकार का डिजिटल करेंसी शुरू करने की तरफ एक कदम है। ई रूपी पूरी तरह से तो डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन लगभग वैसा ही तरीका है। ई रूपी में वाउचर के बदले से सर्विस प्रोवाइडर को डीपीटी करना पड़ेगा, डीबीटी, यानी अभी वाली करेंसी ही भेजी जाएगी, लेकिन डिजिटल करेंसी में पूरा मामला डिजिटल होगा। जानकार ये मान रहे हैं कि ई रूपी से सरकार ये देखना चाहती है कि डिजिटल पेमेंट के लिए अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहाँ गैप है, कितनी और तैयारी की जरूरत है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक बड़ी डिबेट है। इसे उससे सीधे तौर पर जोड़ना संभव नहीं है क्योंकि अभी दुनिया भर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कोई मॉडल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। दुनिया के किसी देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को विकसित नहीं किया है। हाँ, उसको विकसित करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा जो कुछ है वो पेमेंट सिस्टम है। चाहे आप यूपीआई की बात करें, चाहे आप एनईएफटी की बात करें, चाहे आप आरटीजीएस की बात करें, चाहे आप ई वॉलेट की बात करें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे आप डेबिट कार्ड की बात करें, चाहे आप इस ई रूपी की बात करें, ये सबके सब पेमेंट सिस्टम्स हैं। इन पेमेंट सिस्टम में वही करेंसी इस्तेमाल हो रही है जो करेंसी रिजर्व बैंक के फार्मूले के तहत बनाई जाती है कि भारत में कितनी करेंसी छापी जाएगी। उसका एक फार्मूला होता है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट, महंगाई मिलाकर कितनी है और उसके बाद कितनी ज्यादा करेंसी की जरूरत होगी। उसमें कुछ करेंसी का वेस्टेज या खराब हो जाना या सॉइल्ड नोट्स का हट जाना होता है। ये नॉर्मल फार्मूला होता है। ये वही करेंसी है जिस करेंसी का इस्तेमाल कैश से लेकर डिजिटल अलग अलग माध्यमों से हो रहा है। तो एग्जैक्टली उस करेंसी का जो पैमाइश है, उसका जो फार्मूला है वो नहीं बदलता क्या है, जब आप कैश सिस्टम से डिजिटल सिस्टम की तरफ जाते हैं तो मनी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। क्योंकि एक बार 100 रुपया 7 बार, 8 बार, 9 बार इस्तेमाल होता है, पर डिजिटल सिस्टम से उसका इस्तेमाल 10 बार, 12 बार, 15 बार, 16 बार भी हो सकता है। पेमेंट सिस्टम्स दो तरीके की चीजें लेके आते हैं। एक तो वो इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं क्योंकि कन्वीनियंस के कारण ज्यादा लोगों तक पैसा पहुंचाया जा सकता है, तो वो मनी की वेलोसिटी बढ़ाते हैं। 100 रुपए का इस्तेमाल अगर 10 लोग करते हैं, 100 रुपए का इस्तेमाल 10 लोग करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है 15 या 20 लोग करने लगे, तो उतना ही ज्यादा बिजनेस, उतना ही ज्यादा टैक्स, उतना ही ज्यादा कंजम्पशन जनरेट करता है। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि आपको बहुत सारी झंझटों से समस्याओं से निजात मिलती है और ट्रांसपेरेंसी होती है। और इसीलिए ये रूपी सिस्टम इसी दृष्टि से लाया गया है कि ये पूरी तरह फ्रंट एंडेड है। आपको पैसा, आपके पास वाउचर पहुंचा, यानी आपके पास पैसा पहुंच गया, अब आप उसे जब चाहें तब कैश करा लें। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के मॉडल भी उपलब्ध नहीं है। आरबीआई की कोशिश चल रही है। हमें यह देखना होगा कि यह करेंसी आती कैसे है, और उसमें दो बड़ी चीजें समझने वाली होंगी। फिर हम आपके अगले सवाल पर आते हैं। पहली चीज तो यह कि ये जो करेंसी है, ये मौजूदा करेंसी का ई अवतार होगी या ये करेंसी टोटल करेंसी की जो सिस्टम है उसके भीतर फिट की जाएगी। और कैसे फिट की जाएगी? क्या करेंसी को नापने की, करेंसी को जारी करने की, करेंसी को छापने के जो फार्मूले हैं उन्हें कैसे बदला जाएगा? अगर ये सिंपली रुपया आपके कैश आपके अकाउंट में आने के बजाय आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर आ गया और आपने उसे जाकर स्कैन करके पेमेंट कर दिया, तो ये शायद एक तरीके का पेमेंट सिस्टम ही होगा। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फार्मूले पर अभी स्थितियां उतनी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई सारे बैंकों ने, दुनिया के कई सारे देश इस पर काम कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में चीन अपनी डिजिटल करेंसी शुरू कर चुका है। दुनिया के और भी देशों में इस पर काम चल रहा है। कई कंपनियां भी इसको बनाने की कोशिश में लगी हैं या बना चुकी हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। तो सवाल ये आता है कि डिजिटल करेंसी के फायदे क्या हैं और क्यों सरकार इसे लेकर उत्सुक है। सुनिए विद्वानों की राय। सेंट्रल बैंक्स दुनिया के ये मानते हैं कि करेंसी एक सॉवरेन प्रोडक्ट है, इसे प्राइवेट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिप्टो करेंसी आई है और क्रिप्टो करेंसीज ने आके लोगों को बड़े पैमाने पर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया, वो निवेश टूट रहा है, क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस गिर रहे हैं। उसी दौरान बैंकों को यह महसूस हुआ कि अगर कोई प्राइवेट करेंसी आ गई
हमारे सामने, तो वो सॉवरेन करेंसी से कैसे जेल करेगी आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो कैसे फंजिबल होगी, उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, इस पर हम अर्थात पे पूरा एपिसोड कर चुके हैं। तो अब बैंकों की कोशिश यह है कि अगर वो कोई ऐसी डिजिटल करेंसी लेकर आए जो उस तरह से इस्तेमाल हो सके जैसे हमारे डिजिटल लाइफ स्टाइल में हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो पेमेंट सिस्टम से अलग हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट करेंसी हो, ये उसकी कोशिश है। और इससे पहले कि क्रिप्टो करेंसीज का बाजार बड़ा हो जाए, जिसमें बहुत सारे पारदर्शिता के इश्यूज हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्दे लोगों की जानकारी के हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरकारी रेगुलेटर्स की मंजूरी के बिना संचालित होने वाली चीजें हैं, उससे पहले बैंक से चाहते हैं कि वो अगर डिजिटल करेंसी की बाजार को जरूरत है तो वो डिजिटल करेंसी का बाजार अपने हाथ में ले लें। ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, वो जानना महत्वपूर्ण है कि बैंक हमेशा थोड़ा सुस्त रहे हैं। जैसे आप अगर भारत पूरी दुनिया में देखिए ना, तो पेमेंट सिस्टम्स के मामले में बैंक पीछे रह गए। दुनिया का पेमेंट सिस्टम, जो भी पेमेंट सिस्टम है, वो वीजा और मास्टर कार्ड के हाथ में चला गया, पेपैल के हाथ में चला गया। अब आज एसबीआई भी अगर आपको कार्ड देता है तो वो कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड के साथ होता है। तो जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम था उसमें 2 कंपनियां आई और उन्होंने बैंकों को कनेक्ट करके एक पेमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। जब मोबाइल वॉलेट भारत में आना शुरू हुए तो मोबाइल वॉलेट में देखिए सरकारी बैंकों के मोबाइल वॉलेट नहीं चलते हैं। मोबाइल वॉलेट किसका चलता है? आपके सामने पेटीएम का, मोबीक्विक का, गूगल पे का, ये मोबाइल वॉलेट चलते हैं। सरकारी कंपनियां बैंकों के मोबाइल वॉलेट्स को उतना रिस्पांस नहीं मिलता, वो बैक एंड में उसको सपोर्ट करते हैं। तो जब एक क्रिप्टो करेंसी आना शुरू हुई तब सेंट्रल बैंक को लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए पेमेंट सिस्टम्स हमारे हाथ से धीमे धीमे निकल रहे हैं। पेमेंट सिस्टम्स के बाजार में प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हिस्सा हो चुका है। करेंसी बाजार में अगर कोई पैरेलल करेंसी आई तो चुनौती होगी, इसलिए सेंट्रल बैंक इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। अब बात क्रिप्टो करेंसी की, जब ये शुरू हुई तब इसे लेकर कई तरह के शक शुबहात थे। आरबीआई ने इसे लेकर कई चेतावनियां दी। तो देश में डिजिटल करेंसी शुरू होने के बाद क्या अभी चल रही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर रोक लग जाएगी? ऐसी कई चिंताएं हमारे दर्शकों ने पूछी। यूट्यूब पर चार्ली जैक्सन नाम के दर्शक ने हमसे पूछा, क्या आरबीआई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने देगा? इस पर भी एक्सपर्ट के जवाब सुनिए। करेंसी अपने आप में एक डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट है, एक डिफरेंट तरीके की सर्विस है, जिसमें बहुत सारी गारंटीज पीछे इन्वॉल्व होती हैं। करेंसी अपने आप में एक कमोडिटी की तरह ट्रेड भी होती है। अगर आप यूरो डॉलर रुपये में ट्रेड करना चाहें तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं, पर उसे जब लेके आए तो उसके जरिए आप बार्टर कर सकते हैं, उसके जरिए कोई चीज खरीद सकते हैं, उसे कहीं लगा सकते हैं। तो ये व्यवस्था क्रिप्टो करेंसी के साथ बिल्कुल नहीं थी। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट की चुनौती सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आना ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के पूरे मार्केट की चुनौती इसकी ट्रांसपेरेंसी ना होना है। दुनिया के देशों में इसके खिलाफ हो रहे क्रैकडाउन का है। इसमें बहुत सारे गहरे पारदर्शिता के इश्यूज का है। फत्फ जैसी एजेंसियों का स्पष्ट रूप से कहना कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे के इन्वॉल्व होने का खतरा है। ऐसी चिंताएं क्रिप्टो करेंसीज के साथ है। और सबसे बड़ी चीज भारत के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है कि भारत की सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अजीब किस्म का कंफ्यूजन पिछले 2 साल से बना रखा है। एक रेगुलेटर कुछ कहता है, दूसरा रेगुलेटर कुछ कहता है, सरकार कुछ और चीज सोचती है। तो इस कंफ्यूजन के माहौल में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चुनौतियां और सवाल, प्रश्न, आशंकाएं बहुत ज्यादा हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने के बाद अगर मान लीजिए हम भारत में कोई ट्रेड भी शुरू करते हैं करेंसी का, किसी तरह से डिजिटल करेंसी का ट्रेड शुरू करते हैं, तो कम से कम एक सॉवरेन डिजिटल करेंसी होगी जो ट्रेड के तौर पर आएगी। प्रेरणा क्रिप्टो करेंसी ही है। प्रेरणा वो करेंसीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर से बनकर आई हैं और जिनमें लोग निवेश कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपने करेंसी के पूरे मार्केट में या करेंसी का जो पूरा सिस्टम है दुनिया में, उसमें कौन सी नई चीजें लेकर आएगी सुविधा के अलावा? दुनिया के मौद्रिक सिस्टम में क्या परमानेंट शिफ्ट आ जाएगा डिजिटल करेंसी होने से, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी से? रुपया पेपर पर, रुपया यूपीआई पर और रुपया डिजिटल करेंसी पर, इन तीनों में फर्क क्या होगा? ये तीनों सिस्टम्स कैसे इनमें अलग क्या होगा, ये समझना अभी इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं। कई सारे मॉडल दुनिया के देश अलग अलग उस पर काम कर रहे हैं जिन पर कभी विस्तार से फिर हम चर्चा करेंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के मॉडल्स कैसे हैं। लेकिन आने के बाद हमें समझ में आएगा कि मॉनेटरी सिस्टम है, जो मौद्रिक सिस्टम होता है किसी देश का, जिसमें कि मनी सप्लाई कैलकुलेट की जाती है, जिसमें कि महंगाई से जोड़कर करेंसी पैसे को बाजार में छोड़ा जाता है, जिसमें कि मनी का एक बड़ा हिस्सा सरकार के बारोइंग कार्यक्रम से होता है, मनी का एक बड़ा हिस्सा इकोनॉमी की ग्रोथ से, इकोनॉमी में डिमांड से होता है। वो डिजिटल करेंसी के साथ उन फार्मूलों पर ये जो
डिजिटल करेंसी कैसे फिट इन होगी, पर ये दिलचस्प दौर है। अब आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी और भारत में आने वाली डिजिटल करेंसी में क्या फर्क होगा। हमने उन कंपनियों से भी बात की जो क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से जुड़ी हैं। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर के चीफ बिजनेस ऑफिसर शरण नायर की बात सुनिए। उसमें डिजिटल करेंसी जो है, जो गवर्नमेंट लॉन्च करना चाहती है, वो एक पेमेंट, आपका जो आज रुपी है, जैसे आप पे करते हो किसी को, वो फिजिकल फॉर्म में, उस फिजिकल फॉर्म वाले रुपी को वो डिजिटल में ला रहे हैं, वो डिजिटल करेंसी है। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर आज मैं आपको यूपीआई में भी जब पैसा ट्रांसफर करता हूं, मान लो मैंने आपको 10,000 ट्रांसफर किया मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में, बट बिहाइंड द सीन्स कहीं पे फिजिकल इंटरबैंक फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी हो रहा है, कैश मूव हो रहा है फिजिकल फॉर्म में एक बैंक से दूसरे बैंक पे, देयर इज वहां पे एक प्रोडक्शन का कॉस्ट हो रहा है, करेंसी प्रिंट करने का कॉस्ट हो रहा है, उसको मूव करने का कॉस्ट हो रहा है। सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है, वो एक अटेम्प्ट है कि इस चीज से हम थोड़ा हटके एक करेंसी ऐसा बनाए जो इंटरनेट पे काम करे और जिसकी फिजिकल वर्ल्ड में कोई डिपेंडेंसी ना हो। जहां की क्रिप्टो करेंसीज जो है, उनका नाम करेंसी से, इसी वजह से लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर उसको क्रिप्टो एसेट की तरह देखा जाए तो वो एक इन्वेस्टमेंट क्लास है। आप उसमें पैसा डालते हो, आप उस पर ये देखते हो कि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप बाई करके देखते हो कि उसका वैल्यू बढ़े घटे, जो भी मार्केट के हिसाब से ट्रेंड हो। तो जो आरबीआई लॉन्च करने वाली जो डिजिटल करेंसी है, वो एक पेमेंट मोड है, इट्स अ करेंसी, इट्स पेमेंट है। वो एसेट क्लास नहीं है, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उसका वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगा। जो क्रिप्टो एसेट्स है, जो बिटकॉइन इथेरियम है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, इस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, दे आर नॉट द सेम थिंग, वो एक सेम चीज नहीं है वो। तो इनका इफेक्ट पड़ना इज नॉट लाइक, वो शायद ना हो, लाइक देयर विल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक कम्युनिकेशन गैप है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स के बीच में। रेगुलेटर्स को लगता है कि जो बिटकॉइन इथेरियम जैसे करेंसी से उसका पेमेंट यूज केस प्रमोट हो रहा है, जहाँ की एक्सचेंजेस चाहते हैं कि इसको बस एक एसेट क्लास की तरह देखा जाए, इसका पेमेंट यूज केस पर फोकस नहीं किया जाए, और हम सिर्फ और सिर्फ इसके स्टोर ऑफ वैल्यू वाले एस्पेक्ट में फोकस कर दिया जाए। अगर ये कम्युनिकेशन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं आपस में, रेगुलेटर और एक्सचेंजेस जो है, तो ये डाउट्स नहीं रहेंगे फिर। डिजिटल करेंसी को लेकर अभी भी ये शंकाएं हैं कि ये कितनी सेफ होगी, क्योंकि हम ऑनलाइन फ्रॉड के भी मामले देखते हैं। हालांकि इसकी हिमायत करने वाले खूब तारीफ भी करते हैं क्रिप्टो करेंसी की या डिजिटल करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी पर यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट रहे मासिमो ब्यूनोमो का इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में बयान मिलता है। वो कहते हैं कि अगर सभी देश डिजिटल करेंसी अपना लेते हैं तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बैंक के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए या डेबिट कार्ड के लिए जो चीज़ उन्हें चार्ज के तौर पर जो रकम देनी पड़ती है वो भी नहीं देनी पड़ेगी, और ये सामान्य बैंकिंग से ज़्यादा सुरक्षित होगा। कुल जमा बात ये कि डिजिटल करेंसी ही भविष्य की राह है, लेकिन पैसे को लेकर जिस तरह के नियमन की ज़रूरत है, जैसे भरोसे की ज़रूरत है, वो तभी आ पाता है जब आरबीआई जैसी कोई संस्था इसके देखरेख में, जो लेन देन हो रहा है उसकी देखरेख में लगी हो। भारत सरकार जो पहल कर रही है उससे डिजिटल करेंसी की सहूलियत के साथ साथ सरकारी नियमन का भरोसा भी होगा, लेकिन ये प्रयोग कितना सफल होगा, अब क्लीशे लाइन आ रही है, वक्त ही बताएगा। हम ये भी सोच रहे हैं कि मनी हाइस्ट के जब आगे के सीज़न बनेंगे तब क्या दिखाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।